नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं और आजकल वो चर्चा में हैं क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है। अब देखिए कि लोग चर्चा में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी नौकरी चली जा रही है और इसका कारण कहीं ना कहीं उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि वो आरएसएस की शाखा में नहीं गए, इसलिए उनकी नौकरी चली गई है। और चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि एक शिक्षक जो 13-14 साल तक पढ़ा रहा था, जिसका एपीआई स्कोर 100 में से 96 था, और उसका निकाला जाना कहीं ना कहीं एक इशारा भी करता है कि जो मौके की सत्ता है वो किस तरीके से अपने मनपसंद लोगों को ही रखना चाहती है सिस्टम में, और जो लोग उनकी जी हुजूरी नहीं कर रहे हैं उन्हें सिस्टम से बाहर निकाल देना चाह रही है। लक्ष्मण जी, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सबसे मनदीप जी। पत्रकार नौकरी से निकाले जा रहे थे 2018 17-18 से ये सिलसिला शुरू होता है और बहुत सारे पत्रकारों को नौकरी छोड़नी पड़ी और अब शिक्षकों तक मामला पहुंचा है। तो पहले तो ये काफी हालांकि बड़े कैजुअली हम बोल देते हैं कि आप तो देखिए अब असली क्रांति की लड़ाई शुरू होगी और ऐसा है वैसा, बहुत कैजुअली बोल देते हैं, मोटिवेट करने के लिए भी बोल देते हैं। लेकिन ये कितना मुश्किल है आपके लिए कि आपको 13 साल आपका जो लगाव था उसको एकदम से आपको हटा दिया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? मनदीप भाई, ये वाकई बहुत दुखद है कि आपने बहुत शुरुआत शानदार की कि कोई नौकरी से निकाल दिया जाए तब वो चर्चा में आ रहा है। असल में होना ये चाहिए था कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि चर्चा इस बात पर न हो, कम हो कि लक्ष्मण यादव को नौकरी से क्यों निकाला गया। बल्कि चर्चा इस बात पर हो कि किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के रखे जाने की और उसे बाहर किए जाने की क्या शर्तें होती, और तब ये पूछा जाए कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव या इन जैसे कई सौ प्रोफेसर जो निकाल दिए गए वो क्यों निकाले गए, और 4,000 लोग लगभग अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो उनके पीछे की वजहें क्या हैं। असल में पूरा मामला केवल इतना है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के हिंदी विभाग में लगभग 14वां साल मेरा चल रहा है, जब मैं वहाँ ठेके पर प्रोफेसर। मैंने तो ओपनली बोला था हर जगह, मेरे बायो में लिखा हुआ था सोशल मीडिया के, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठेके पर प्रोफेसर। तो ये जो पूरा मामला था, ये उस पूरे मामले में ये देखना चाहिए था कि भाई आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, आप सीधे किसी को परमानेंट नहीं कर सकते थे, इंटरव्यू देना पड़ा परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए। जब परमानेंट अपॉइंटमेंट का इंटरव्यू बैठा, पैनल बैठा, इंटरव्यू हुआ, तो किस आधार पर किसी को सेलेक्ट और किसी को रिजेक्ट करते हैं, यही मेरा क्वेश्चन है, और इसी पर मेरा पूरा विरोध है। और देश के लोगों से मैं यही पॉइंट समझने को कह रहा हूँ। समझने वाली बात केवल इतनी है, हम्म, आपने भी इंट्रो में बोला कि अगर कोई अपने यूनिवर्सिटी का 100 एपीआई में से 96 है, तो उसकी जगह 56 हम्म, या 50 नंबर वाले को रखा जाना उचित है कि अनुचित है, एक तो सवाल। दूसरा, कोई इलाहाबाद हम्म, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, उसकी जगह दूसरे को रखा गया, तो क्या वो ज्यादा मेडलिस्ट, ज्यादा मेरिटोरियस है क्या? तीसरा, मैं उस कॉलेज हम्म, का सबसे पुराना एक्सपीरियंस टीचर था, 14 साल मैंने 14 हम्म, बैच पढ़ाए। अब मेरी जगह जो रखा गया है वो हम्म, स्कूल से आए हुए टीचर है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि उनको प्रोफेसर नहीं बनाया जाना था, कोई भी बन सकता है, सिलेक्शन कमेटी किसी को भी बना सकती है। हम्म, लेकिन इन सारी प्रोसेस में आपका कुछ क्राइटेरिया होगा ना। आप इंटरव्यू इसलिए करते हैं ना कि हम्म, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को रखेंगे ना। तो आपकी नज़र में बेस्ट होने का, हम्म, मेरिटोरियस होने का, एकेडमिक रिकॉर्ड होने का क्या पैमाना था? और उस सारे पैमाने में अगर मैं हम्म, सबसे बेस्ट था, तो मुझे निकालने की वजह क्या थी? तो वो वजह यही थी कि मैं उनकी तरह नहीं था, उनके विरोध में विचार रखता था, तो विचारधारा के नाम पर निकाला गया। हम्म, और यही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम्म, देश के विश्वविद्यालय अब सरकारी हम्म, विचारधारा के जो कैंपस सिलेक्शन होते हैं, उनके अड्डे बन हम्म, जाएँगे? जबकि विश्वविद्यालय हर विचार के लोगों के होना चाहिए। विश्वविद्यालय में सब हम्म, खुले विचार से मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो। हम जानना चाहते हैं कि क्या हम्म, दिल्ली विश्वविद्यालय ने मेरिट के आधार पर नियुक्ति की? और अगर नहीं की तो पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए हम एक लक्ष्मण हम्म, यादव की लड़ाई नहीं बना रहे हैं। उन हज़ारों हम्म, निकाले जा रहे शिक्षकों की बात कर रहे हैं, उन हज़ारों शिक्षकों की बात कर रहे हैं जो ठेके पर रखे जा रहे हैं, जिनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। हम्म, पूरे देश में सब कुछ निजी हाथों में बेचा जा रहा है, शिक्षा भी बेच दी जाएगी। तो गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे ना पढ़ पाएंगे ना पढ़ा पाएंगे। तो ये पूरा मामला है हम्म। मनदीप भाई। अच्छा लक्ष्मण जी, एक लगातार बौद्धिक दायरे में बात होती है कि कैंपसों का भगवा कारण हो रहा है।
क्या आप भी उसी चपेटे में लिए गए हैं कि भगवा नहीं होने देना चाह रहे थे कैंपस को, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी हो उसके भी आप विरोध में दिखे थे, और उसके अलावा जो भर्ती हो रही है कहा जा रहा है कि वो सीधा आरएसएस और एबीवीपी के कैडर हैं, तो कहीं ना कहीं जो कैंपसों का भगवाकरण का जो डिबेट है, क्या उसी की चपेट में लक्ष्मण यादव आए हैं? मैं अभी भी पहली बात तो इस सवाल के जवाब में यही कहूंगा कि असल में मुझे भी जानना हम्म, है कि मैं किसकी चपेट में आया। इसका सवाल हम्म, मैं अपने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से, दिल्ली हम्म, विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल और सिलेक्शन कमेटी से, एजुकेशन हम्म, मिनिस्टर से और डियर प्राइम मिनिस्टर से भी पूछना चाहता हूँ कि असल में हम्म, आपके देश का एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय है। हम्म, उसमें अगर कोई हम्म, टीचर अपॉइंट हो रहा है, 30 साल के लिए अपॉइंट होगा, 30-35 साल वो हम्म, पीढ़ियों दर पीढ़ियों को पढ़ाएगा। इसका हम्म, मतलब कई कई 30 साल में 30 बैच पढ़ा देगा। अगर वो हम्म, इनकम्पिटेंट है, अगर वो किसी हम्म, विचारधारा के प्रभाव से लाया गया है, अगर वो केवल हम्म, एक विचार का कैडर भरा गया, अगर वो पैसे देकर नौकरी पाया है, अगर वो जो है हम्म, सरकारी रिश्तेदारी और भाई भतीजेवाद से नौकरी पाया है, तो वो कौन सा नागरिक तैयार करेगा? ये सवाल पूरे हम्म, देश का होना चाहिए ना। इसलिए हम हम्म, इस इश्यू को एक बड़े पर्सपेक्टिव में पूरी शिक्षा के बचाने की लड़ाई की तरह देख रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात कि हमें क्यों निकाला गया? यही सवाल हम सबसे पूछना चाह रहे हैं। क्या किसी प्रोफेसर के बनने की चयन प्रक्रिया में उसकी बीए, एमए, पीएचडी, नेट, रिसर्च, पब्लिकेशन, किताब, एक्सपीरियंस, इसके बेस पर नौकरी मिलती है या छीनी जाती है, या उसकी विचारधारा देखी जाती है? हम्म, मेरा सवाल है कि आपकी शर्तें बताती हैं, आपका नियम कायदा बताता है कि आप मेरिट देखेंगे, आप एकेडमिक हम्म, क्वालिफिकेशन देखेंगे और उसमें जो हम्म, बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको चयन करेंगे। लेकिन हम्म, अगर मेरे जैसे व्यक्ति को निकाल करके और ये इंटरव्यू बोर्ड में बोला जाए कि लक्ष्मण यादव को बाहर करना, बाकी आप किसी को रख लो, हम्म, कौन कह रहा था? जब पूछा गया कि भाई क्यों बाहर करना, तो उन्होंने कहा ऊपर से आदेश आया है। तो ऊपर से मतलब हम्म, कहाँ से आया है? स्वर्ग से आया है, बैकुंठ से आया है, ब्रह्मा ने बोला हम्म, है, किसने बोला? हम्म, या कोई व्यक्ति हम्म, है या विचार है जो ये चाहता है कि चूंकि लक्ष्मण यादव हमारे विचार का व्यक्ति नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम्म, आपने विचारधारा के नाम पर? इसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन दे, शिक्षा मंत्री दें कि किसके आधार पर आप निकालते हैं। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम तो यही आरोप लगाएंगे ना कि आप दरअसल पूरे विश्वविद्यालय को भगवा रंग में रंगना चाह रहे हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में गौशाला खुल रही है, यज्ञ हो रहे हैं, एक शाखा की परेड हो रही है, जितने हम्म, प्रोफेसर और वाइस चांसलर हैं, मेरे प्रिंसिपल के बारे में भी जांच की जाए कि वो शाखा जाता है कि नहीं जाता है। और अगर मेरा हम्म, प्रिंसिपल शाखा जाने के बाद भी प्रिंसिपल बन सकता है, तो मैं शाखा न हम्म, जाकर के भी प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? हम्म, ये मेरा सवाल ये है। तो जी। हम्म। अच्छा लक्ष्मण, लगातार बात होती है कि जो एडहोक पर जो टीचर रखे जाते हैं उनसे 12-12, 10-10, 12-12 साल काम करवाया जाता है, उसके बाद भी बहुतों को पक्के नहीं किया जाता, तो क्या जो एडहोक पर रखे गए प्रोफेसर उन्होंने 10-12-15 साल पढ़ा लिया होता है, एकदम से कैसे वो मतलब उनको नौकरी निकाल दी जाती है? क्या वो उन्होंने 10-12 साल पढ़ाया तो फिर वो इनकम्पिटेंट थे, तब पढ़ा रहे थे? तो ऐसे तो उन्होंने 10-12 साल और 10-12 साल के बैचेस का भविष्य ही खराब किया है, तो मैं क्या ये सवाल नहीं बनता है? मैंने पहले ही दिन जब ये बात बोली, अपना अपना मैसेज लोगों के बीच हम्म, रखा, तो यही सवाल किया। हम्म, 4 महीने का एडहॉक का हम्म, ये, और ये एडहॉक का मसला जब ओबीसी रिजर्वेशन हायर हम्म, एजुकेशन में आया उसके बाद से शुरू हुआ था। इसके कई लिंक हैं। हम्म, 14 साल हमने नहीं कहा था हम्म, कि आप हमें एडहॉक रखिए। हम तो चाहते थे कि आप हमें चौदह हम्म, साल पहले परमानेंट करते तो आज मैं प्रोफेसर होता। 12 साल के बाद हम्म, पीएचडी होल्डर अगर कोई है और उसका हम्म, एपीआई अगर फुलफिल हो रहा है तो वो तो प्रोफेसर होने की एलिजिबिलिटी है। तो मुझे हम्म, जिस उम्र में प्रोफेसर होकर के 3-3.5 लाख सैलरी पानी थी, कुछ और हम्म, देश के लिए बेहतर करना था, पढ़ना-पढ़ाना हम्म, था। आज ने हम्म, 14 साल बाद उसे आप बाहर कर दिए। ये किसका नुकसान है? हम्म, लक्ष्मण यादव का जो नुकसान है वो तो झेल रहा है वो। देश का नुकसान हम्म, नहीं है क्या? एक तो ये बात। हम्म, तो जिस अब आपने 14 साल रखा मुझे एडहॉक में, तो मैंने तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो सिस्टम की गलती हम्म, है। और सिस्टम के लिए हमारा आरोप है कि जब से ओबीसी रिजर्वेशन आया, तब से जो है हम्म, इन्होंने एडहॉक पर रखना शुरू कर दिया। ये तो अब उनको हम्म, लगा कि अब हमें कैडर भरने के अनुकूल सब कुछ है, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, हमारे तमाम हम्म, कमेटी के लोग, बोर्ड के मेंबर, सिलेक्शन कमेटी में हम्म, रिटायर ऐसे ठलुए मिल गए, जो हम्म, 3,000 5,000 रुपया पर डे का मिलेगा तो जाओ सिलेक्शन कमेटी में बैठ के 1.5 मिनट 2 मिनट के इंटरव्यू लो। सोचिए ना, 25 हम्म, साल जिस पढ़ाई को पढ़ने में लगता है उसको 2 मिनट में इंटरव्यू लेते हैं ये सब। अब 2 मिनट में क्या? हम्म, आइए भाई अपने बारे में बताइए, किस विषय पर पीएचडी की है बताइए। अच्छा अब हो गया, आपका हम्म, भविष्य उज्ज्वल है, आप जाइए। इससे हम्म, आपने क्या मेरी काबिलियत देख ली? तो ये सब हुआ। बिल्कुल
तो वो सारे लोग केवल मुफ्त में ऐसा पैसा 2-4 कोई रिश्तेदार अपना भर लिया, कोई अपनी बेटी का सिलेक्शन करवा लिया, कोई पत्नी करवा लिया, कोई रिश्तेदार का करवा लिया। इस तरह तो अगर अपॉइंटमेंट होंगे तो यूनिवर्सिटी तो बर्बाद हो जाएगी। और जो आपके विचार का नहीं, जो आपके सामने झुका नहीं, उसको आप निकाल बाहर फेंक रहे हैं, तो मेरिट तो आप देख ही नहीं रहे। तीसरी बात कि आपने 14 साल में 4-4 महीने करके, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, आपने 14 बैच पढ़वाए। तो अगर मैं 14 मिनट के इंटरव्यू में पता चला कि मैं काबिल नहीं था, तो 14 साल जिन बच्चों को पढ़ाया मैंने, उसका भविष्य बर्बाद हो गया इसका मतलब। ये आपके सवाल में बिल्कुल ठीक है और ये मैंने डे 1 से उठाया है। अगर हमारे अंदर एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो 14 साल में किस बात के लिए पढ़वाया गया? और अगर पढ़वाया गया है, तो इसका मतलब किसी और वजह से निकाला गया है। ये हमारा आरोप है। जी। जी, लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण, वैसे बहुत मुश्किल का दौर होगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आगे का रास्ता क्या है? आप आगे क्या करेंगे? और या आप चुप हो जाएँगे या फिर कोई आंदोलन का रास्ता होगा, कोर्ट जाएँगे? क्या आपका आगे का रास्ता रहेगा? असल में मनदीप भाई देखिए, हम लोग वो जेपी आंदोलन का नारे को बहुत याद करते हैं कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन ये हुँ, बात जितनी सुनने में आसान लगती है, उतना बागियों के लिए बहुत मुश्किल होती है। मैं हुँ, जानता हूँ आपको भी, आपके संघर्ष को, आपकी किताब मैंने पढ़ी है किसान आंदोलन की, और तमाम संघर्ष हुँ, देखा है। इस देश में इस समय माहौल ये है कि जो भी जहाँ सच बोल रहा है, जो भी हुँ, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, और मैं हुँ, तो फिर भी अभी बाहर हूँ, बोल रहा हूँ, प्रोफ़ेसर रहा। मुझसे बुरा-बुरा अन्याय बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। प्रोफ़ेसर, डॉक्टर, इंजीनियर जेल में डाले जा रहे हैं, पत्रकार जेल में डाले जा रहे हैं। जो उनके हुँ, अनुकूल नहीं है, उसके ऊपर कमेटी बना दी जाती है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, बहुत कुछ हो रहा है। तो हुँ, हम कम से कम बाकी सबके हिस्से की नहीं लड़ाई लड़े, तो अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ तो लड़ाई लड़ें। और हुँ, शिक्षक होने का धर्म यही है। आप अपने हुँ, विद्यार्थी को जाके यही कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ और न्याय के पक्ष में खड़ा होना नागरिक का धर्म होता है। सच का साथ हुँ, देना, निडर बनना। हुँ, लेकिन आप एक हुँ, डरा हुआ शिक्षक चाहते हैं, तो एक डरा हुआ हुँ, शिक्षक एक रीढ़-विहीन नागरिक पैदा करता, रीढ़-विहीन विद्यार्थी पैदा करता है, जो बाहर निकल के मुर्दा नागरिक बनेगा। तो जो हुँ, हमें पढ़ाया गया था, जब हमने उसे जीना शुरू किया, तो आपने हमें बाहर कर दिया। तो ज़ाहिर-सी हुँ, बात है मनदीप भाई, जिसके ऊपर गुज़रती है, उसका हुँ, दर्द 2-4 दिन तो मीडिया में चर्चा होती है। मैं था पॉपुलर, हुँ, मैंने हिम्मत करके बोला, तो लोगों ने साथ दे हुँ, दिया। 10 दिन हुँ, बाद कौन पूछने जा रहा है कि लक्ष्मण यादव के ऊपर क्या बीत रही? 10 दिन बाद जी। कौन पूछने जाएगा कि उनके परिवार में क्या हो रहा है? हुँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि ये मुश्किल तो मेरे लिए बहुत है। आगे क्या करूँगा अभी हुँ, कुछ सोचा नहीं, क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा है। आपने हुँ, अचानक से एक व्यक्ति के करियर, उसके सपने छीन लिए हैं। आपने हुँ, अचानक से उसको सड़क पर ला दिया है। लेकिन मेरे निजी जीवन में जो कुछ होगा, जब मैंने हुँ, डे 1 से सच का पक्ष, हक का पक्ष, न्याय का पक्ष चुना है, तो मैं हुँ, जानता हूँ कि इस रास्ते में कितनी मुश्किलें होंगी। और हमारे हुँ, पुरखे बहुत सारी मुश्किलों से लड़ते हुए यहाँ तक हमें पहुँचाए। तो हुँ, चूँकि मेरी लड़ाई सही है, मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं न्याय के रास्ते पर हूँ, तो हुँ, आँख में आँख डाल कर के इन ज़ालिमों से लड़ूँगा ज़रूर। हुँ, और उस लड़ाई को इस निजी लड़ाई नहीं बनाऊँगा, हज़ारों शिक्षकों की लड़ाई बनाना चाहता हूँ। शिक्षा के बर्बाद किए जाने के खिलाफ एक लड़ाई बनाना चाहता हूँ, जन आंदोलन बनाना हुँ, चाहता हूँ। देश के किसानों, मज़दूरों से अपील करना चाहता हूँ। गरीब, हुँ, कमज़ोर, मज़लूम के बच्चे डीयू, जेएनयू में कब पढ़ेंगे? जब फ़ीस कम हुँ, होगी, जब सीट ज़्यादा हुँ, होगी, जब आपके हुँ, बच्चों को प्रोफ़ेसर बनने के लिए मौका होगा। और हुँ, अगर आप इन सारी परिस्थितियों में अब नहीं बोलेंगे, बाकी हुँ, प्रोफ़ेसर इसलिए नहीं बोलते मनदीप भाई कि अगर वो बोल देंगे तो आइंदा फिर कोई उनको नौकरी पर रखेगा ही नहीं। इसलिए हुँ, हज़ारों लोग निकाले गए, लेकिन कोई बोलता नहीं। हमने हुँ, साहस किया है, तो हम अपील करते हैं उन सारे शिक्षकों के, देश भर के शिक्षकों से, देश भर हुँ, के ठेके पर रखे शिक्षकों से, स्कूल शिक्षकों से, यूनिवर्सिटी के हुँ, शिक्षकों से, कि कम से कम आइए इस लड़ाई में साथ दीजिए और इसे एक जन आंदोलन बनाइए, शिक्षा को बचाने का आंदोलन बनाइए। शिक्षा जी। और शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय किसी पार्टी के विंग नहीं होते कि उसमें अपना कैडर भरा जाए। वो हुँ, देश की चीज़ होती है, वो समाज की पूँजी होती है। तो किसानों, मज़दूरों से मेरी अपील रहेगी, आपकी जेब में पैसा होगा तब आपके बच्चे पढ़ेंगे, क्या आप यही यही शिक्षा चाहते हैं? गरीब, हुँ, कमज़ोर, मज़लूम के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएँ, उनके बच्चे प्रोफ़ेसर बनें, उनके सिलेबस में कोई छेड़खानी ना हो। एक अच्छा सिलेबस त हो, ताकि उससे निकले हुए लोग अपनी पीढ़ियों की गुलामी को दूर करने के लिए नागरिक बन के निकलें। तो अगर हुँ, आप भी ये चाहते हैं तो इस जन आंदोलन में साथ दीजिए। मैं देश भर के लोगों से अपील करता हूँ, आप इस हुँ, आंदोलन को साथ दीजिए। हुँ, और ये लक्ष्मण यादव हुँ, की लड़ाई नहीं, पूरे शिक्षा को बचाने की लड़ाई होगी। तो कोशिश करेंगे हुँ, मनदीप भाई, जब तक लड़ हुँ। सकेंगे तब तक लड़ेंगे। जी, शुक्रिया लक्ष्मण। और लक्ष्मण यादव थे। मैं भी आप सभी मेरे दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, कि आप लक्ष्मण जैसे शिक्षक को बचाइए और ये हमारे समाज की धरोहर है। मुझे तो लगता है कि हर एक शहर में, चाहे वो लखनऊ हो, इलाहाबाद हो या फिर हरियाणा का रोहतक हो, करनाल हो, पंजाब का बठिंडा हो, अमृतसर हो, पटियाला हो, लुधियाना हो, वहाँ पर
एक एक दिन आप लक्ष्मण यादव को बुलाइए और वहां पर ही क्लास लगवाइए। शहर दर शहर मेरे हिसाब से लक्ष्मण यादव की क्लासें लगवाई जानी चाहिए, क्योंकि आपने और हमने इनको सोशल मीडिया पे बोलते भी सुना है, जन आंदोलनों में बोलते सुना है, और जहां पर भी इनको बुलाया जाता है एक बौद्धिक के तौर पर भी ये उभरे हैं, तो हम सब ने इनको सुना है। तो आप सभी से, मेरे दर्शकों से, मेरे और जितने भी जन संगठन है उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप हर मंच इन तक मुहैया करवाइए, क्योंकि ऐसे शिक्षक हमें बार बार नहीं मिलते। और मैं लक्ष्मण से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी पब्लिक के बीच में रहिए, और ठीक है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकाल दिए गए हैं, लेकिन यूट्यूब सोशल मीडिया पर आप अपने बच्चों को पढ़ाना जारी रखिएगा। मनदीप और भाई, संभव हाँ, भारत के ऐसे पहले शिक्षक करने वाले पहले शिक्षक होंगे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकाले गए हों। उन्होंने अपना पब्लिक दायरे में, जनता के दायरे में जाके फिर भी पढ़ाना जारी रखा हो। मैं आप चाहे मैं बेशक से यही मैं यही शहर कह रहा दर था शहर मनदीप भाई, मैंने पहले दिन कहा कि मुझसे मेरी हम्म, कक्षाएं छीन सकते हो, मेरा पढ़ाना नहीं छीन सकते, कलम और किताब नहीं। मैं अपने कमरे में हम्म, बैठकर सोशल मीडिया पर पढ़ाऊंगा। मैं अब तक हम्म, सामाजिक न्याय की पाठशाला अपने यूट्यूब चैनल पर चलाता था। अब मैं साहित्य हम्म, की पाठशाला, समाज की पाठशाला भी चलाऊंगा, और जनता के बीच जाकर के मैं लोगों के बीच पढ़ूंगा उनसे, और जितना थोड़ा सा हम्म, पढ़ा पाऊंगा उतना हम्म, पढ़ाऊंगा। ये मैंने पहले दिन ही हम्म, वादा किया था। तो आपको ये वादा दिलाते हैं कि हम इस सफर को आगे ले चलेंगे। हम्म। ये हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के फटे जूते आप लोगों ने जरूर उनके ऊपर गौर किया होगा। तो लक्ष्मण यादव का झोला ना फटे, इसका पूरा आप ख्याल रखिए, और उनके झोले से किताबें ना निकले, बल्कि ये जो उनका ज्ञान है वो सारे समाज तक फैल सके, यही हमारी आशा रहेगी। देखने के लिए शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।